बंद करने आ जाओ, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। पत्नी का फोन आया तो पति गुस्से में वहां पहुंचा, मगर अंदर का मंजर देखकर वह अपनी ही नजरों में गिर गया। केशव ने झल्लाकर फोन सोफे पर पटक दिया। 5 साल, पूरे 5 साल हो चुके थे उस मनहूस रिश्ते को खत्म हुए, लेकिन अंजलि आज भी किसी न किसी बहाने उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती थी। केशव शहर का एक जाना माना आर्किटेक्ट बन चुका था। दौलत, शोहरत और एक आलीशान जिंदगी उसके कदमों में थी। अगर कुछ उसे पीछे खींच रहा था तो वह था उसका अतीत। उसने अपनी महंगी घड़ी देखी। दोपहर के 3 बज रहे थे। अंजलि ने उसे पुराने पुश्तैनी मकान पर बुलाया था, वही मकान जिसे केशव ने खंडहर कहकर छोड़ दिया था। उसने अपना कोट उठाया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। रास्ते भर उसका दिमाग पुराने पन्नों को पलटता रहा। केशव और अंजलि की शादी एक अरेंज मैरिज थी। अंजलि एक सीधे साधे गांव की लड़की थी और केशव शहर का पढ़ा लिखा महत्वाकांक्षी युवक। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन केशव की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। उसे अंजलि की सादगी भरा रहन सहन और उसका पारंपरिक होना चुभने लगा था। उसे लगता था कि अंजलि उसकी मॉडर्न सोसाइटी में फिट नहीं बैठती। लेकिन दरार तब आई जब केशव के पिता दीननाथ जी को लकवा मार गया। वे बिस्तर पर पड़ गए। केशव चाहता था कि उन्हें किसी अच्छे केयर होम, वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाए, क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने से उसकी और अंजलि की प्राइवेसी में खलल पड़ रहा था। लेकिन अंजलि अड़ गई। उसने साफ कह दिया कि बाबूजी कहीं नहीं जाएंगे। इसी तनाव के बीच केशव ने देखा कि एक अनजान आदमी अक्सर दोपहर में उनके घर आता था। अंजलि उस आदमी के साथ घंटों कमरे में रहती थी। केशव का शक गहराया तक गया। उसका पुरुषवादी अहंकार और शक का जहर इतना फैल गया कि उसने बिना सच जाने अंजलि पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया। जिस ससुर की सेवा को तुम ढोंग करती हो, उसी की आड़ में तुम अपने यार को घर बुलाती हो। केशव के ये शब्द अंजलि के दिल को छलनी कर गए थे। उस दिन अंजलि ने एक शब्द नहीं कहा, न सफाई दी, न रोई, बस इतना कहा, केशव आज तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे खड़े हो। जिस दिन ये पट्टी खुलेगी उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। केशव ने तलाक की अर्जी दी और पिता समेत अंजलि को उसी पुराने घर में छोड़कर शहर के पॉश इलाके में शिफ्ट हो गया। उसने मुड़कर कभी नहीं देखा। उसे लगता था कि बिना उसके पैरों के अंजलि और बीमार पिता महीने भर भी टिक नहीं पाएंगे और भीख मांगते हुए उसके पास आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। गाड़ी पुराने घर के गेट पर रुकी। केशव ने देखा कि जिस घर को वह खंडहर समझता था, आज वह किसी महल से कम नहीं चमक रहा था। दीवारों पर ताजा पेंट था, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, दीनानाथ कला केंद्र। केशव के माथे पर बल पड़ गए। कला केंद्र, यह सब क्या तमाशा है? वह बड़बड़ाया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। जिस हाल में कभी सीलन की बदबू आती थी, आज वहां मधुबनी और वर्ली पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी थी। शहर के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे और पेंटिंग्स की तारीफ कर रहे थे। केशव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर सामने के कमरे पर पड़ी। वहां अंजलि खड़ी थी, लेकिन वह सहमी हुई अंजलि नहीं थी। उसने एक गरिमा में साड़ी पहनी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज था और वह कुछ विदेशी मेहमानों से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रही थी। केशव का अहंकार उसे यह स्वीकार करने से रोक रहा था। वह तेजी से अंजलि की तरफ बढ़ा। उसे देखते ही अंजलि के चेहरे के भाव नहीं बदले। बस उसने मेहमानों से माफी मांगी और केशव की तरफ मुड़ी। आ गए तुम? अंजलि की आवाज में गजब की शांति थी। कागजात वहां मेज पर रखे हैं, प्रॉपर्टी के कागज हैं। इस घर का हिस्सा तुम्हें चाहिए था ना? मैंने साइन कर दिए हैं। अब यह पूरा घर कानूनी तौर पर तुम्हारा है। केशव ने कागजात की तरफ देखा भी नहीं। उसका ध्यान कहीं और था। यह सब क्या है अंजलि? यह पेंटिंग्स, यह लोग, और वह आदमी कहाँ है जिसके दम पर तुम इतना उड़ रही हो? केशव ने ताना मारा। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें आज भी वही वहम है केशव? आओ तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि एक स्त्री अगर ठान ले तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अंजलि उसे लेकर अंदर आंगन में गई। वहां का दृश्य देखकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उनके एक हाथ में एक युवक ने थाम रखा था और वह उन्हें एक्सरसाइज करवा रहा था। वह बुजुर्ग कोई और नहीं, केशव के पिता दीनानाथ जी थे। वही पिता जो 5 साल पहले बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे, आज अपने पैरों पर खड़े थे। बाबूजी, केशव के मुंह से बस इतना ही निकला। दीनानाथ जी ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों में बेटे को देखकर खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा सूनापन था। अंजलि ने उस युवक की तरफ इशारा किया। केशव, यह डॉक्टर समीर है, शहर के सबसे बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट। और हाँ,
यही वह आदमी है जो उस वक्त हमारे घर आते थे बापूजी की थेरेपी के लिए। तुमने जिसे मेरा यार समझा वो दरअसल तुम्हारे पिता के लिए भगवान का रूप थे। केशव को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। वह सन्ने रह गया। डॉक्टर समीर ने केशव को एक ठंडी नज़र से देखा और बाबूजी को कुर्सी पर बैठा दिया। केशव लड़खड़ाते हुए पिता के पास पहुंचा। बाबूजी, आप चल सकते हैं? यह सब कैसे? दीनानाथ जी ने कड़वी आवाज में कहा। हाँ बेटा, चल सकता हूँ, लेकिन तेरे सहारे से नहीं, इस बेटी के सहारे से, जिसे तूने बांझ और कुलछनी कहकर घर से निकाल दिया था। उसने अपनी कला और अपनी ताकत बनाया। इसने रात रात भर जागकर पेंटिंग्स बनाई, उन्हें बेचा और मेरे इलाज का खर्चा उठाया। जब तू अपनी नई गाड़ी और बंगले में ऐश कर रहा था, तब ये मेरी गंदगी साफ कर रही थी। केशव का गला सूख गया। उसे अपनी दौलत, अपना पद, सब एकदम बौना लगने लगा। उसने मुड़कर अंजलि को देखा। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरा मतलब। केशव अभी भी सदमे में था। अंजलि ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। केशव, तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ एक गांव की गंवार औरत हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरे हुनर को देखने की कोशिश ही नहीं की। आज मेरी पेंटिंग्स देश ही नहीं, विदेशों में भी जाती है। और जिस घर के कागज तुम लेने आए हो, उसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से दोबारा खड़ा किया है। लेकिन रख लो इसे, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपने पिता को अपने पैरों पर खड़ा देख सको और अपनी उस गलत फहमी का बोझ उतार सको जो सालों से ढो रहे हो। केशव की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। वह तस्वीर केशव की ही थी, जिस पर हार चढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन वह एक कोने में अंधेरे में टंगी थी। यह प्रतीक था कि इस घर में अब उसका कोई अस्तित्व नहीं था। तभी डॉक्टर समीर बोले। मिस्टर केशव, एक और बात। पिछले महीने आपकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, याद है? जिस गुमनाम इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी के 50% शेयर खरीद कर आपको बचाया था, वो कोई और नहीं, मिस अंजलि ही थी। यह केशव के लिए आखिरी प्रहार था। जिस पत्नी को उसने यह सोचकर छोड़ा था कि वह उस पर बोझ है, आज वही उसकी मालकिन थी। उसका अभिमान चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह वही घुटनों के बल बैठ गया। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था। मैंने हीरे की परख नहीं की और पत्थर जमा करता रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। केशव बच्चों की तरफ फफक कर रो पड़ा। उसने पिता के पैर पकड़े। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची हो गया था। मैं भूल गया था कि असली धन रिश्ते न होते हैं, पैसा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद मेहमान भी इस भावुक दृश्य को देख रहे थे। दोस्तों, केशव को अपनी गलती का एहसास तो हो गया है, लेकिन क्या टूटे हुए कांच और टूटे हुए विश्वास को दोबारा जोड़ना इतना आसान होता है? क्या अंजलि को उसे माफ करना चाहिए? कहानी के इस भावुक मोड़ पर कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। अंजलि ने केशव को कंधे से पकड़कर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कमजोरी नहीं। केशव, आंसू बहाकर तुम अपने लिए किए को मिटा नहीं सकते। तुमने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया, तुमने एक पिता के विश्वास और एक पत्नी के समर्पण का कत्ल किया था। पैसे से तुम कंपनी बचा सकते हो, लेकिन घर नहीं। केशव ने हाथ जोड़ लिए। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ अंजलि, मुझे बस मेरा परिवार वापस दे दो। मैं इसी घर के किसी कोने में पड़ा रहूंगा, नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन मुझे दुख खुद से दूर मत करो। दीनानाथ जी ने अपनी बहू से तरफ देखा। फैसला अंजलि को लेना था। अंजलि ने कुछ पल सोचा, फिर एक कागज और पेन केशव के हाथ में थमा दिया। ठीक है केशव, अगर तुम वाकई प्रायश्चित करना चाहते हो, तो यह घर, यह प्रॉपर्टी और अपनी कंपनी के सारे शेयर सब कुछ दीनानाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दो। हम उन पैसों से उन बुजुर्गों की सेवा करेंगे जिन्हें उनकी दौलतों ने, औलादों ने छोड़ दिया है। तुम उस ट्रस्ट के मैनेजर रहोगे, मालिक नहीं। तुम्हें वही तनख्वाह मिलेगी जो एक कर्मचारी को मिलती है। क्या मंजूर है? यह एक कड़ी परीक्षा थी। केशव का सब कुछ जाने वाला था, लेकिन उस पल केशव ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने कांपते हाथों से, लेकिन बिना किसी झिझक के, सारे कागजों पर साइन कर दिए। मुझे मंजूर, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम दोनों का साथ चाहिए। उस दिन केशव ने अपनी दौलत खो दी, लेकिन उसने अपना परिवार और अपना जमीर वापस पा लिया। उस रात, सालों बाद, उस पुराने घर के आंगन में तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने में वही सादी दाल रोटी थी, लेकिन केशव को लगा कि ऐसा स्वाद उसे 5 स्टार होटलों में भी कभी नहीं मिला। केशव सूट बूट छोड़कर सादे कपड़ों में रहता है। वह ट्रस्ट का काम संभालता है और शाम को पिता के पैर दबाता है। अंजलि ने उसे माफ जरूर कर दिया, लेकिन वह जानती है कि घाव भरने में वक्त लगता है, लेकिन कम से कम अब वे सही रास्ते पर है। निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हम अक्सर बाहर की चमक दमक में इतने खो जाते हैं कि घर में मौजूद असली लक्ष्मी और बुजुर्गों का तिरस्कार कर बैठते हैं। याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी परिवार ही खड़ा रहता है। शक दीमक की तरह होता है, जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। आपको क्या लगता है कि अंजलि ने केशव को माफ करके सही किया,
था या उसे केशव को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए था? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।